जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त एंड दोस्त बिलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका एसएलएच एकेडमी पर। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप सब वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए पूरा मन लगाकर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका ज्यादा समय ना लेते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, किस महिला अभिनेता ने प्रमुख भूमिका में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए एसएजी पुरस्कार जीता है? आपके ऑप्शंस हैं ए वियोला डेविस, बी वैनेसा किर्बी, सी कैरी मुलिगन और डी फ्रांसिस मैकडोरमैंड। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में वियोला डेविस ने, एक महिला अभिनेता हैं जो प्रमुख भूमिका में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए एसएजी पुरस्कार जीता है। दोस्तों वियोला डेविस एक अमेरिकी अभिनेत्री और निर्माता हैं। इससे पहले एक अकादमी पुरस्कार, एक प्राइम टाइम एमी पुरस्कार और 2 टोनी पुरस्कार जीतने के बाद अब वे ट्रिपल क्राउन ऑफ एक्टिंग हासिल करने वाली पहली अफ्रीकी अमेरिकी बन गई हैं। तो दोस्तों यह पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखें। अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रिपल क्राउन ऑफ एक्टिंग हासिल करने वाली पहली अफ्रीकी अमेरिकी कौन है, तो वियोला डेविस हैं। इसके आगे दोस्तों टाइम पत्रिका ने उन्हें वर्ष 2012 और 2017 में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक बताया था। इसके साथ दोस्तों इस बार के 27वें स्क्रीन अभिनेता गिल्ड अवार्ड्स में वियोला डेविस के अलावा, यह नाम बहुत अच्छे से याद रखें यहाँ के आगे दोस्तों, कि किस अभिनेता को क्या या किसको कौन सा अवार्ड दिया गया है, यह पूरी डिटेल्स आपको बताई जा रही है। तो बहुत ध्यान से देखें और बहुत ध्यान से सुने। चैडविक बॉसमैन ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता के लिए एसएजी पुरस्कार जीता। यू जंग यू ने सर्वश्रेष्ठ महिला सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीता और डैनियल कलुआ ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीता। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने सबसे अधिक वनडे जीत दर्ज करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? आपके ऑप्शंस हैं ए न्यूजीलैंड, बी भारत, सी ऑस्ट्रेलिया और डी इंग्लैंड। तो दोस्तों आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया देश की महिला क्रिकेट टीम ने सबसे अधिक वनडे जीत दर्ज करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट परिषद का गठन 1931 में मार्च 1931 में राष्ट्रीय स्तर पर महिला क्रिकेट को संचालित करने के लिए किया गया था। वर्ष 1934 में AWCC मतलब ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स क्रिकेट काउंसिल के मूल सदस्य विक्टोरिया, न्यू साउथ वेल्स और क्वींसलैंड के साथ दक्षिण ऑस्ट्रेलिया और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से भी जुड़े थे। दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा इस वर्ष अप्रैल में किसकी जयंती को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बी बाल गंगाधर तिलक, सी सुभाष चंद्र बोस और डी डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारत सरकार द्वारा इस वर्ष अप्रैल में डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। दोस्तों केंद्र सरकार ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की 130वीं जयंती मनाने के लिए 14 अप्रैल 2021 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। तो दोस्तों याद रखें, इस साल डॉक्टर अम्बेडकर की कौन सी जयंती है? 130वीं जयंती है। और कब आता है इनका जन्म? तो 14 अप्रैल को इनकी जन्मदिन आता है, इनकी जयंती आती है। भीमराव रामजी अम्बेडकर, जिन्हें बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय न्यायविद, अर्थशास्त्री, राजनीतिक और समाज सुधारक थे, जिन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों के प्रति सामाजिक भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाया। स्वतंत्र भारत का अभियान तैयार करने में भी डॉक्टर BR अम्बेडकर ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वर्ष 1990 में उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से मरणोपरांत सम्मानित किया गया। दोस्तों यह पॉइंट जरूर याद रखें, पूछा जा सकता है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर को कब भारत रत्न दिया गया? तो 1990 में उन्हें भारत रत्न दिया गया था। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकार द्वारा कितने लाख करोड़ रुपए की आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना की अवधि को 30 जून 2021 तक बढ़ा दिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए 7 लाख करोड़, बी 8 लाख करोड़ रुपए, सी 3 लाख करोड़ रुपए और डी 12 लाख करोड़ रुपए। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में सरकार द्वारा 3 लाख करोड़ रुपए की आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना की अवधि को 30 जून 2021 तक बढ़ा दिया गया है। इसका उद्देश्य
राष्ट्रव्यापी तालाबंदी के कारण अपने परिचालन देनदारियों को पूरा करने हेतु संघर्ष कर रहे छोटे व्यवसायियों को सहायता समर्थन प्रदान करना है। दोस्तों यहाँ पर तालाबंदी से मतलब है लॉकडाउन, जो कि कोविड-19 के कारण दोबारा लग रहा है और व्यापार ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो उनको अपनी देनदारियां मतलब जो उनको अपने कर्जे चुकाने हैं उसमें सहायता प्रदान करने के लिए छोटे व्यवसायियों को यह समर्थन प्रदान करने को यह अवधि बढ़ाई गई है। इसके दायरे को आतिथ्य यात्रा और पर्यटन जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित किया गया है। दोस्तों तो याद रखें कि जो आपकी यह योजना है आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना, इसमें आतिथ्य यात्रा और पर्यटन जैसे क्षेत्र को भी शामिल कर लिया गया है। विस्तारित करने का मतलब यही है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद निम्न में से किसे नया गृह मंत्री बनाया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए दिलीप वलसे पाटिल, बी अशोक चव्हाण, सी अजित पवार और डी आदित्य ठाकरे। तो दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद दिलीप वलसे पाटिल को नया गृह मंत्री बनाया गया है। दोस्तों दिलीप वलसे पाटिल के पास पहले श्रम और आबकारी विभाग की जिम्मेदारी थी। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने अपनी याचिका में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे, जिस वजह से महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को इस्तीफा देना पड़ा। और दोस्तों उनके इस्तीफा के बाद आप याद रखें कि अब वर्तमान में महाराष्ट्र के गृह मंत्री कौन है, तो दिलीप वलसे पाटिल वर्तमान में गृह मंत्री बनेंगे। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे बीसीसीआई भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन हैं ए अजीत सिंह, बी शब्बीर खंडवाला, सी अजय शाह और डी सौरभ गांगुली। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में शब्बीर खंडवाला को बीसीसीआई भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों इनका अगर हम पूरा नाम देखें तो शब्बीर हुसैन शेखावंद खंडवाला शब्बीर खंडवाला का पूरा नाम है। तो आपको बताएं दोस्तों कि शब्बीर हुसैन शेखावंद खंडवाला इससे पहले गुजरात के पुलिस महानिदेशक पद पर पदस्थ थे। तो दोस्तों यह डीजीपी रैंक पर रह चुके हैं, पहले पदस्थ थे। 2010 के अंत में गुजरात डीजीपी के रूप से सेवानिवृत्त होने के बाद खंडवाला ने एसआर समूह के साथ सलाहकार के रूप में काम किया और केंद्र सरकार को लोकपाल खोज समिति का भी हिस्सा थे। तो दोस्तों याद रखें कि इससे पहले यह एसआर के लिए भी वर्क कर चुके हैं सलाहकार के रूप में, तथा यह लोकपाल खोज समिति के भी हिस्सा रह चुके हैं। नजर डालेंगे दोस्तों बीसीसीआई की तरफ, तो बीसीसीआई के वर्तमान में सचिव जय शाह तथा अध्यक्ष सौरभ गांगुली हैं, तथा इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। साथ ही दोस्तों इसकी अगर स्थापना देखें तो इसकी स्थापना दिसंबर 1928 में हुई थी। किसकी? बीसीसीआई की। बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में किस नाम से गांव और डिजिटल कनेक्ट ड्राइव लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है ए रोशन गांव, बी लक्ष्य और संकल्प, सी संकल्प से सिद्धि और डी गांव से है भारत। तो दोस्तों याद रखें, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्राइफेड ने हाल ही में संकल्प से सिद्धि नाम से गांव और डिजिटल कनेक्ट ड्राइव लॉन्च किया है। दोस्तों यह एक 100 दिवसीय ड्राइव है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, संकल्प से सिद्धि नाम से जो ड्राइव है यह 100 दिवसीय ड्राइव है। और इसके अंतर्गत क्या होगा, तो यह अभियान 10 गांवों का दौरा करने वाली 150 टीमों को सम्मिलित करता है। कितनी टीमों को सम्मिलित करता है दोस्तों? 150 टीमों को सम्मिलित करता है और एक टीम कम से कम 10 गांवों का दौरा करेगी। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य बंधन विकास केंद्रों को सक्रिय करना है, तथा इस अभियान का मुख्य उद्देश्य बंधन विकास केंद्रों को सक्रिय करना है। तो यह बात बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? बंधन विकास केंद्रों को सक्रिय करना है। लाइन रिपीट हो गई है, प्लीज़ दोस्तों आप कंफ्यूज ना हो, सेम ही है, गलत कुछ नहीं है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसी वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 30 बार जीडी बिरला पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? आपके ऑप्शन है ए प्रकाश आहूजा, बी सुमन चक्रवर्ती, सी अमित सोनावले और डी विकास सिंह। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से केयरफुली सुनना, क्योंकि इसमें हम आपको इस जीडी बिरला पुरस्कार से संबंधित पूरी जानकारी जरूर बताएंगे। तो आपको बता दें दोस्तों, हाल ही में सुमन चक्रवर्ती को वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 30 बार जीडी बिरला पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। सुमन चक्रवर्ती भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
खड़गपुर। तो दोस्तों याद रखें, अगर आपसे पूछा जाए कहाँ, तो ये आईआईटी खड़गपुर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग में एक संकाय सदस्य हैं। दोस्तों अब आपको बता दें जीडी बिरला पुरस्कार के बारे में। तो 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो आपसे पूछा जाए अगर जीडी बिरला पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, 1991 में शुरुआत हुई। यह पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी भी शाखा में उनके मूल और उत्कृष्ट योगदान के लिए 50 वर्ष से कम आयु के प्रख्यात भारतीय वैज्ञानिकों को मान्यता देता है। इस लाइन से याद रखें दोस्तों कि पहली चीज़ यह सिर्फ भारतीय वैज्ञानिकों के लिए है, और दूसरी चीज़ 50 वर्ष से कम आयु होनी चाहिए। मतलब यह अधिकतम युवाओं में ही दिया जाता है या मिडिल एज में दिया जाता है, लेकिन उनको ओल्डेस्ट को नहीं दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए की नगद पुरस्कार शामिल है। पुरस्कार राशि बहुत ज़्यादा बार पूछी जाती है किसी भी पुरस्कार से, तो आप याद रखें दोस्तों जीडी बिरला पुरस्कार में 5 लाख रुपए की नगद राशि शामिल है। इसके बाद प्राप्तकर्ता को एक चयन बोर्ड द्वारा चुना जाता है। इनका चयन कैसे होता है कि यह पुरस्कार किसे दिया जाए, तो एक चयन बोर्ड है जिसके तहत इसको चुना जाता है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के अध्यक्ष प्रोफेसर चंद्रमा शाह हैं। तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं इस चयन बोर्ड के, वह कौन है, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के अध्यक्ष जो होते हैं वही होते हैं इसके अध्यक्ष। और इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो प्रोफेसर चंद्रमा शाह इसकी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न दोस्तों, और आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में जस्टिस एन.वी. रमणा को भारत का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। वह यह पद ग्रहण करने के मामले में किस स्थान पर हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए 46वें, बी 48th, सी 49th और डी 50th। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में जस्टिस एन.वी. रमणा को भारत का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। दोस्तों सबसे पहले तो यही याद रखें कि अगर आपसे पूछ लिया जाए अब कि भारत का अगला मुख्य न्यायाधीश कौन है या कुछ समय बाद मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे, तो आपको याद रखना है कि वह होंगे एन.वी. रमणा, और वह यह पद ग्रहण करने के मामले में 48वें स्थान पर हैं। दोस्तों भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े 23 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं, और उन्होंने न्यायमूर्ति एन.वी. रमणा के नाम की सिफारिश की थी। तो दोस्तों याद रखें कि 23 अप्रैल के बाद से भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे, एन.वी. रमणा। और एन.वी. रमणा पहले दिल्ली हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस थे, और 2014 में उनकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में हो गई थी। और याद रखें दोस्तों कि यह 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं, और अच्छे से दोस्तों इनका नाम भी याद रखें, एन.वी. रमणा अब भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी फोर्ब्स की सूची के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर शख्स कौन है? आपके ऑप्शन है ए जेफ बेजोस, बी एलन मस्क, सी बिल गेट्स और डी बर्नार्ड अर्नोल्ट। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को भी ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें हम आपको शीर्ष 10 नाम जरूर बताएंगे जो अभी शीर्ष अमीर हैं दुनिया में। तो आपको बता दें हाल ही में जारी फोर्ब्स की सूची के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर शख्स जेफ बेजोस हैं। अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस 177 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ पहले स्थान पर हैं। इसके बाद दूसरा स्थान दोस्तों एलन मस्क का है जो 151 अरब डॉलर की साथ दूसरे स्थान पर हैं। बर्नार्ड अर्नोल्ट 150 अरब के डॉलर के साथ तीसरे स्थान पर। बिल गेट्स 124 अरब डॉलर के साथ चौथे स्थान पर। मार्क जकरबर्ग 97 अरब डॉलर के साथ पांचवें स्थान पर। वॉरेन बफेट 96 अरब डॉलर के साथ छठवें स्थान पर। लैरी एलिसन 93 अरब डॉलर के साथ सातवें स्थान पर। लैरी पेज 8वें स्थान पर। सरगेई ब्रिन 9वें स्थान पर। और भारत से मुकेश अंबानी 84.5 अरब डॉलर के साथ 10वें स्थान पर। दोस्तों टॉप 10 नाम बताने के पीछे उद्देश्य यही था कि आपको पता चल जाए कि शुरुआती 10 में एकमात्र शामिल भारतीय कौन है, और वह है मुकेश अंबानी 84.5 अरब डॉलर नेटवर्थ के साथ यह 10वें स्थान पर है। देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न। आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? आपके ऑप्शन है ए 4 अप्रैल, बी 5 अप्रैल, सी 6 अप्रैल और डी 7 अप्रैल। तो दोस्तों याद रखें हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया गया। इस विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और WHO के तत्वाधान में हर साल इसके स्थापना दिवस पर 7 अप्रैल को पूरे विश्व में मनाया जाता है। तो दोस्तों क्यों मनाया जाता है? क्योंकि यह WHO का स्थापना दिन है,
तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्थापना दिन के रूप में विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है 7 अप्रैल को पूरे विश्व में। इसका मकसद दुनिया भर में लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और जनहित को ध्यान में रखते हुए सरकार को स्वास्थ्य नीतियों के निर्माण के लिए प्रेरित करना है। दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखें, इसको मनाने की शुरुआत 1950 से हुई, जबकि WHO की स्थापना 1948 में हो गई थी, तो कंफ्यूज ना हो। इससे पहले 1948 में 7 अप्रैल को ही WHO की स्थापना हुई थी। उसी साल WHO की पहली विश्व स्वास्थ्य सभा हुई, जिसमें 7 अप्रैल से हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाए जाने का फैसला लिया गया। लेकिन दोस्तों याद रखें कि भले ही 1948 में इसकी बैठक हो गई थी, लेकिन मनाए जाने की शुरुआत 1950 में हुई। तो यह अच्छे से याद रखें दोस्तों। और हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हम सबसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर कनेक्ट होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक द्वारा आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को SLH अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपको वहाँ PDF प्रोवाइड करेंगे। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।